सर, पवन खेड़ा का जो मामला था उसमें जिस तरीके से असम की सरकार को इन्वॉल्व किया गया और जिस तरीके से पुलिस को मैदान में उतारा गया, तो ये लग रहा था कि नूरा कुश्ती और एक जंग जैसी स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट में आते ही वो पूरा मामला जो था अचानक अलग सा हो गया और फिर जमानत भी मिल गई, जबकि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। कानूनी तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं और कैसे उनको जमानत मिल गई, ये तमाम लोग जानना चाहते हैं। देखिए, जो उसमें 4 जजमेंटों का, क्योंकि हम तो पिटिशनर में काउंसिल भी है, जो उसमें 4 जजमेंट थे, 4 जजमेंटों को जिनको हम लोगों ने रेफर किया, एक प्रदीप कुमार का था, प्रदीप कुमार। दूसरा हम लोगों ने आज पंजाब का कोर्ट का था, गुरबचन सिंह का जजमेंट था। तीसरा एक जजमेंट और था। इन तीनों चारों जजमेंटों में स्पष्ट तरीके से व्याख्या की गई थी। पॉइंट नंबर 1, पहला ये बोला गया था कि किसी भी व्यक्ति को डिटेन करना ही अंतिम विकल्प होना चाहिए। क्या अंतिम विकल्प का मतलब क्या हो गया? वो बहुत बड़ा क्राइम किया है। अंतिम विकल्प का मतलब क्या हो गया? फरार हो सकता है। अंतिम विकल्प का क्या है? उसको डिटेन करके बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करनी है। अंतिम विकल्प का मतलब क्या है? क्या उसको जेल में ठूस दिया जाए, वही अंतिम विकल्प है? नहीं। जब कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम कोऑपरेट कर रहे हैं ना, आप हमसे जो पूछना चाहते हैं पूछिए, तो फिर ये रिप्लाई कहाँ रहेगी? पहला। दूसरा, इसी के साथ हम आपके साथ बैठे हैं, पुलिस स्टेशन है, जुडिशियल, जो भी आपको चाहिए आप हमसे पूछिए। 10 नहीं, 20 नहीं, 50 लोगों को भेज के हमसे पूछ लीजिए जो पूछना है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल बोला है कि दिस इज नॉट मैटर फॉर द दिस इज द मैटर फॉर द डिफेमेशन, यानी मानहानि का केस है ये तो आपने इतने मल्टीपल सेक्शंस लगा दिया है, इतना लगा दिया है कि कुछ उसमें बेलेबल तो थे ही, नॉन बेलेबल जान के लगा दिया, जबकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो उसमें अप्लाइड ही नहीं होते हैं। तो फिर कहां से आपने लगा दिया? सवाल यह उठता है। जो उसमें रेज किए गए थे बिंदु, सिर्फ इतना ही आरोप पवन खेड़ा का था, और तो उन्होंने फोर्स कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाया। पहला, फोर्स डॉक्यूमेंट्स बनाया भी नहीं। अलग बात है कि 467, 468, 469 आपने लगा दिया। फोर्स डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले जो आईपीसी के सेक्शंस होते हैं, अलग बात है बीएनएस के आजकल आ जाए, पर मैंने उसको, वो मेरी रिपीटिंग में आ जाती है। 420 भी लगा दिया आपने और मल्टीपल सेक्शंस लगा दिया आपने, पर यह थोड़ी स्पष्ट है किसने बनाया था। उनके पास मीडिया के माध्यम से आए रिसोर्सेस और उन्होंने पब्लिसिटी सब चीजों को बताया। पर भारत सरकार ने जो अपना क्लैरिफिकेशन जारी किया है कि इस तरह का कोई भी कागजात, ये जो पिंकी भुयान शर्मा का है, कोई भी नहीं है। हेमंता विश्व शर्मा को उसमें क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि हाँ, मेरे पास इस तरह के कोई भी कागजात नहीं है। मेरी वाइफ जो है वो वहां की एंटर हुआ, और कौन सी 2 कंट्री मैंने बताया था? 2 और कंट्रीज हैं। हाँ, गल्फ कंट्री, 3 कंट्री उसका नाम जो दिया था, वहां की कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई वहां का पासपोर्ट नहीं है मेरे पास इस प्रकार का। पर ये भारत सरकार नहीं बताती है, ये वो कंट्री बताती है जो पासपोर्ट देती है आपको कि ये मेरा नागरिक है कि नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट भी, जहां पर विभिन्न प्रकार के कागजात को तुषार मेहता साहब हमारे सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने बताया कि हमें इस तरह के कागजातों को उन्होंने बनाया। मेरा सवाल यह है कि कागजात को जो उन्होंने बताया और कोई ग्राउंड नहीं दिया है कि इन्होंने किया, उन्होंने वो किया, इसमें क्या होता है? डिफेमेशन के केस में यदि आपको कोई गलत तरीके से इंटीमेट किया है, कोई क्राइम तो हुआ नहीं है। दूसरा क्राइम, यदि आप जिसको बोलना चाहते हैं कि आदमी को बोलने की स्वतंत्रता की आजादी ही क्राइम है, ठीक है, गाली गलौज तो आपको अब्यूज किया नहीं गया, लॉ अब्यूज नहीं किया गया, प्रोसेस ऑफ लॉ पूरी फॉलो किया गया है। उसके साथ में आपने यह भी बोल दिया कि विभिन्न प्रकार के बल्कि जो स्टेट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम है हेमंता शर्मा, क्या नाम है? हेमंता विश्व शर्मा, उसने खुद तरह तरह के अब्यूज और गालियां दी है, पूरी मीडिया को पता है। मैंने आप लोगों को उस दिन डांटा भी था, और इस बिंदु को मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि पवन खेड़ा को बेल मिल रही, कौन रोक सकता है इसको? और आज उसी को फिर कोट करता हूं कि उनको मिलना ही था, और नहीं होगा तो आप उस वीडियो की क्लिप को भी चला देना तिवारी जी। याद होगा उस दिन को मैंने बोला था कि नहीं, शर्तों के आधार मिलना ही मिल रहा है, इसको कौन रोक सकता है पवन खेड़ा की बेल को? तो मैं आप लोगों के माध्यम से, आज मुझे सुबह से बड़े सारे मीडिया चैनलों का फोन आया, सर आपने बोला था, आप तो बिल्कुल भविष्यवक्ता। मैं बोला भविष्यवक्ता की बात नहीं है, दिस इज द ग्राउंड ऑफ द केस, दिस इज द रियलिटी ऑफ द केस, दिस इज द सेट बाय द ऑलरेडी द पास्ट जजमेंट। ये जजमेंट पास किए गए कोर्ट के द्वारा, वो कर रहे हैं, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। लॉ एक दीवार के चारों तरफ की दीवार के अंदर की ऐसे समझना है, ये इस दीवार से जाना, इसके अंदर में ही रहना है। आप ये नहीं कि हम पूरा एरिया को घुमा करके ले आएंगे, ऐसा नहीं होता लॉ।
ला कहता है कि प्रॉपर चलना है आपको, एक लाइन और बाउंड्री लाइन बनी, उससे बाहर नहीं जा सकते हो। आप घुमा रहे हो, ये किया वो किया, ये कहा वो कहा। अरे क्राइम क्या हुआ ये बताओ, दिस इज द पॉइंट ऑफ द फैक्ट। क्या क्राइम हुआ है? कौन सा इन्होंने फोर्स डॉक्यूमेंट्स रिलीज किया है? कौन सा इन्होंने फोर्स डॉक्यूमेंट्स बनाया है? आप उनका चेक कर लीजिए कागज। दूसरी बात, पर आपको जवाब यह भी देना पड़ेगा कि भारत सरकार नहीं, जिन जिन कंट्रियों में इनके प्रॉपर्टीज हैं, जिन जिन कंट्रियों में इनके पासपोर्ट बनाए गए हैं, जो लिस्ट पवन खेरा ने उसमें पर दिया था, वो भी भारत सरकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में उनका इन्वेस्टिगेशन करवा लिया जाए कि किन किन लोगों के इस तरह से है डॉक्यूमेंट्स। आ जाएगी सब, दूध का दूध पानी का पानी होगा। फिर क्या दिक्कत है? हेमंता विश्व शर्मा जो है वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर है, इसने डीजीपी को बोला, उसके थ्रू या वो पुलिस प्रशासन को बोला, उन्होंने एफआईआर करा लिया। असम का चुनाव जीतना था, ये एक तरह से रंजिश कर दी गई थी, और इस प्रकार से सब चीजें की गई। सब मामले शून्य हो जाएंगे, अब देखना शांत हो जाएंगे सर। सर प्रश्न यहीं से खड़ा होता है कि जिस तरीके से हेमंता विश्व शर्मा ने एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज किया मीडिया में, क्या पवन खेड़ा की जमानत में एक बड़ी वजह बना? एक बात। दूसरी बात है कि जिस तरीके से डॉक्यूमेंट के प्रेजेंटेशन की बात हेमंता विश्व शर्मा ने कही थी कि ये इनका काम ही फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाना, फर्जी दावे करना, फिर बाद में माफी मांग लेना, इस तरीके से उन्होंने बात कही थी। तो क्या इस तरीके के ग्राउंड्स ने ही सीधे पवन खेड़ा की जमानत को मंजूरी दिला दी? देखिए, जब कोई केस बेसलेस होता है ना, तो ये सब चीजें होती हैं, हम लोग रोज यही करते हैं। क्राइम और देखिए, मैं एक आपको बड़ी छोटी सी घटना बताता हूँ तिवारी जी। उस घटना से बहुत सारे वकीलों को भी समझ में आएगा, जो सुनने वाले आपके वो होंगे वो भी सुन। एक मैं किसी केस की बात बता रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में कैद, मैं अपनी केस की बात बता रहा हूँ। उदाहरण स्वरूप मैंने वकील था और मैंने उसको कैसे वीडियो दिखा रही कि फला व्यक्ति जो कंप्लेनेंट है, वो कंप्लेनेंट व्यक्ति यहाँ से 500 मीटर दूर खड़ा है। 4 दिन बाद वो व्यक्ति जाता है, कंप्लेनेंट करता है, पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च कराता है स्वयं सो के नाम पर, और कहता है कि ये व्यक्ति है और ये जो व्यक्ति है, और वो जो 500 मीटर दूर है, वो कहता है अरे भगवान, हमारा हाथ तोड़ दिया गया, हमारा पैर तोड़ दिया गया, इतनी मार की गई है मेरे साथ में। और पुलिस के सामने जाके बोलता है एसएचओ को कि ये जो है, तो मैं तो ये फलाना ऑफिसर हूं, आप मुझे नहीं जानते हैं। और उसके बाद एफआईआर कराने में सक्सेस हो जाता है। पर जब मैं सीसीटीवी दिखाता हूं, फुटेज दिखाता हूं कि ये कंसर्न व्यक्ति तो यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये कंसर्न व्यक्ति यहाँ से 500 मीटर दूर है, वो आता भी नहीं घटना में, तो ये कहां से सारी चीजें हो गई? तो फिर जो प्रशासन का अमला था वो तो हिल गया, क्योंकि मैटर मेरा था, क्योंकि मैं डीजीपी को भी लपेटता उसमें, एसएचओ को भी लपेटता, और इसके साथ में एसपी को भी लपेटता। तो मतलब समझ में आ गई कि आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है ना। और यही प्रकार की केस जो है पवन के खेड़ा के साथ में हुई। जब इन्होंने कुछ क्राइम ही नहीं किया, तो जाहिर सी सवाल है कि पुलिस को समझ में आ गया कि डिफेम तो हमने पवन खेड़ा को कर दिया। पर अब जब सारी चीजें प्रॉपर चलेगी, तो पुलिस के ऊपर भी उतने, वहां का डीजीपी भी फंसेगा, वहां का जो कंसर्न पुलिस स्टेशन होगा वो भी फंसेगा, और जो एसएचओ होगा वो भी फंसेगा, मतलब सॉरी एसपी, ठीक है। ये सब फंसेंगे, ये भी ध्यान रखना है कि आपने एफआईआर तो दर्ज कर लिया है, विभिन्न सेक्शंस लगा दिया है, पर आपकी भी तो कहीं ना कहीं आप भी तो संविधान के दायरे में आते हैं। आप कहां भाग के चले जाएंगे? भारत देश का संविधान तो है ना, नियम कानून तो सबके लिए है। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप प्रधानमंत्री के कहने पर किसी को अरेस्ट कर दिए, किसी को कुछ भी कर दिया। आज नहीं 4 साल बाद वो आएगा कभी न कभी तो आएगा, वो भी तो कर सकता है कुछ ना कुछ। कानूनी अधिकार तो उसको भी दिए गए हैं। ये सारी चीजों को देखने की जरूरत है। इसीलिए जो हेमंता विश्व शर्मा का केस था, इन आधारों पर, ग्राउंडों के आधार पर कहीं टिकने लायक नहीं था। इसलिए सारी चीजें, दलीलें इनकी सुप्रीम कोर्ट में कल जिस तरह से पेश कर रहे थे, उससे हम लोगों सबको आभास हो गया था कि कुछ इनके केस में दम नहीं। दिस इज द केस ऑफ द डिफॉर्मेशन, नॉट फॉर द क्रिमिनल केस। करेक्ट। तो सर, इसको जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कि बहुत बड़ा क्रिमिनल केस बन गया है, और ये ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे देश विरोधी गतिविधि होती है ना, उस तरीके से प्रोजेक्शन दिया जा रहा था। और खासकर तब जब असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई की जो पत्नी है, उनको लेकर के भी इसको जोड़ा जा रहा था कि चूंकि हेमंता विश्व शर्मा जो थे, उन्होंने उनके पत्नी पर सवाल उठाए थे, चूंकि वो पाकिस्तान मूल से और क्या कुछ वो काम करके आई थी, विदेशी महिला है वो, तो उसके नाते से इसको पूरा प्रोजेक्ट किया गया था। अब उसी को जोड़ करके इन्होंने इस तरीके से जब रखा, तो क्या ये आधार बनता भी है या नहीं?
देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आधार बनती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जब आधार नहीं मिलती। पर अभी जो आरोप लगाए जा रहे थे वो बेसलेस थे और उसमें कोई तथ्य नहीं था, गुणवत्ता नहीं थी, इसलिए वो केस कोई ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं है। इसलिए केस फाइल कर देना कि गोगोई ने इन पे आरोप लगाया, और हेमंता इसलिए आरोप लगाए गोगोई की वाइफ के ऊपर कि पवन खेड़ा को हमें डिफेम करना है, कांग्रेस पार्टी को कमजोर करना है, उसके सारी चीजों को कमजोर करना है, और इतना हवा बना दे कि बीजेपी में सब कुछ लगने लगे कि कांग्रेस माने सबसे बड़ा गंदा, सबसे जितनी बुराइयां हैं वो सारी चीज है। ये सब बताने के लिए मीडिया इतना डिजिटल अरेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज में डिजिटल अरेस्ट, पूरा देश को जिस तरह से कर दिया गया है, इससे एक पूरे देश में इस तरह से मीडिया, सोशल मीडिया इतनी पोस्ट डाल दो कि आदमी पागल हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। तो वो खुद भी कंफ्यूज है। जैसे आज मैंने आप तो थे तिवारी जी साथ में, बहुत सारे लोग आए कि नहीं संविधान बदल रहा है, अब ये अनुच्छेद में बदलाव होना चाहिए। मैंने उनसे 10 प्रश्न पूछ लिया, उसका जवाब भी मैंने दिया। उसके बाद उनका संविधान बदलने की प्रक्रिया, मैंने बोला कि कोई बात नहीं, अब आप जो है तो हमें मत बुलाइए, क्योंकि मैं प्रश्न पूछूंगा उसका जवाब भी दूंगा। आपको पता तो कोई भी चीज का जब फैक्ट आपको नहीं पता होगा, बेस नहीं पता होगा, तो आप चीजों में पूरी तैयारी से जब नहीं है तो आपको आगे दिक्कत आएगी ही आएगी। ये ह्यूमन नेचर है। और हमारे जैसे आपको 50 लोग पूछेंगे, हम नहीं पूछेंगे, कोई थर्ड पूछेगा, फोर्थ पूछेगा, फिफ्थ पूछेगा। 150 करोड़ की आबादी है देश की, कोई न कोई पूछेगा ही। इस चीज का जवाब जरूर होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को जो लिस्ट किया इन्होंने, इस तरीके सोशल मीडिया, प्राइवेट मीडिया, अडानी अंबानी की मीडिया, देश की मीडिया आजकल वही बन गई है, पूरे ठेकेदार भी वही बन गए हैं। किसको डिफेम करना है, किसको काउंटर करना है, किसको डाउन करना है, किस तरह से सरकारों को गिराना है, किस तरह से कमजोर करना है। तो जब यही सब चीजें चलाने लगे प्राइवेट, यानी उनको पैसा मिलेगा, प्राइवेट यानी देश की संपत्ति उनको बिकी जाएगी, प्राइवेट यानी लोगों का शोषणवादी व्यवस्था बनाना है, तो फिर देश में कहां से कोई भी जिम्मेदारी के साथ में बोल पाएगा कि हम हमारे देश में ये चल रहा है, संविधान का ये वायलेशन हो रहा है। ये एक किताब है, इस किताब के अनुसार ही पूरी किताबें चलती हैं, नियम कानून बनाए जाते हैं, इससे प्रत्येक व्यक्ति के नियमों की रक्षा की जाएगी, कानूनी संवैधानिक रक्षा की जाएगी। पर वहां कहां से किया जा रहा है? आप कुछ भी पूछेंगे तो सरकार कह देगी मैं थोड़ी किया हूं, तो प्राइवेट कंपनी अडानी वाला किया है, हम कहां किए, हम तो सरकार है, बस हम टैक्स लेना जानते हैं, आपसे टैक्स देना है आपको। ये सारी चीजें